नमस्कार। जो तस्वीरें आपने अभी अभी देखी वो हिमाचल के केलांग की हैं। गणतंत्र दिवस पर कई फीट जमी बर्फ के बीच परेड हुई। भारी बर्फबारी के बावजूद तिरंगे को सलामी दी गई। तापमान -16 डिग्री था। जिस्म को गला देने वाली ऐसी सर्दी में भी सैनिकों ने देश का मान सबसे ऊपर रखा। सवाल आज यह है कि जो सैनिक मुश्किल से मुश्किल हालात में देश के सम्मान की रक्षा करते हैं, देश उनकी रक्षा के लिए क्या करता है? उनको भगवान के भरोसे क्यों छोड़ दिया जाता है? उन्हीं जवानों के लिए देश के सिस्टम का दिल बर्फ का क्यों हो जाता है? क्यों उन्हें बर्फ के तूफान में कुदरत के भरोसे छोड़ दिया जाता है? आज ताल ठोक के सारे सवाल इसलिए क्योंकि कश्मीर की गुरेज घाटी में कुदरत ने एक बार फिर 15 सैनिकों की जान की कुर्बानी ले ली। मौसम विभाग लगातार चेतावनी दे रहा था, कश्मीर घाटी में कभी भी बड़ा तूफान आ सकता है, एवलांच आ सकता है। लेकिन ऐसी कई चेतावनियां 15 सैनिकों की जान नहीं बचा पाई। पिछले साल फरवरी में ही सियाचिन में ऐसा ही हादसा हुआ था, जिसमें मद्रास रेजिमेंट के 10 जवान शहीद हो गए थे। उन्हीं जवानों में से एक लांस नायक हनुमंतप्पा को कई दिन बाद बर्फ में ढूंढकर निकाला गया था। तो क्या हम मान लें कि जब भी बर्फ का ऐसा कोई तूफान आएगा तो बर्फीले इलाकों में देश की हिफाजत करने वाले सैनिक सिर्फ और सिर्फ भगवान के भरोसे होंगे? जो भारत मंगलयान भेजकर अपनी तकनीक का लोहा पूरी दुनिया से मनवा सकता है, वहां क्यों ऐसा सिस्टम नहीं आ सकता जहां बर्फ में फंसे सैनिक की जान बचाई जा सके? साल 2004 में, यानी आज से 13 साल पहले, डीआरडीओ ने एक ऐसे ही सिस्टम पर काम की शुरुआत की थी, जिसे नाम दिया गया था स्मार्ट वेस्ट। इस सिस्टम से बर्फ में फंसे सैनिक को वक्त रहते ढूंढा जा सकता था। लेकिन 12 साल बाद भी डीआरडीओ का यह सिस्टम अब तक ट्रायल पर ही है। जो सैनिक मुश्किल से मुश्किल हालात में देश की हिफाजत से एक बार नहीं हिचकिचाते, उनके लिए देश का ही सिस्टम बर्फ जैसा क्यों है? और आखिर कब तक हम कुदरत के आगे देश के जवानों की ऐसे बलि चढ़ाते रहेंगे? ताल ठोक के आज की बहस इसी पर। The army has lost 14 of its valiant soldiers. We pray for the gallant departed souls who braved all odds with exemplary commitment and dedication to duty and made the supreme sacrifice in the service of the motherland. ये बहुत हेवी स्नोफॉल था, उसमें कोई शक नहीं था, जिसका पहले से ही चेतावनी था भारत मौसम विभाग की तरफ से। जहाँ पे एवलांच आने की संभावना है, वहाँ पे दिन के समय हरकत नहीं होगी। और अगर ये जो पेट्रोल निकली है किसी ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट के लिए ही निकली होगी। दुखद है और प्राकृतिक आपदा है। इसमें पता नहीं अलर्ट पहले से जारी किया गया था कि नहीं। ऐसे समय में जबकि कुछ जवानों की जानें चली गई, कुछ जवान फंसे हुए हैं, हमारी प्रार्थना है कि वो सेफ बच जाएं इस मुसीबत से। ताल ठोक के आज का पहला सवाल, आखिर कुदरत कब तक लेगी देश के जवानों की कुर्बानी? दूसरा सवाल, बर्फ जैसे सिस्टम से कैसे जीतेंगे देश के सैनिक? तीसरा सवाल, क्या मान लें कि जब भी तूफान आएगा सैनिक मरेंगे? और ताल ठोक के आज का चौथा सवाल, सैनिकों के लिए कब मजबूत होगा देश का सूचना तंत्र?
तो आपको बता दें कि ताल ठोक के आज बात करने के लिए हमारे साथ कौन कौन खास मेहमान हैं। हमारे साथ कर्नल आर सेठ हैं जो कि डिफेंस एनालिस्ट हैं, चंडीगढ़ स्टूडियो से हमारे साथ आ रहे हैं आज इस कार्यक्रम में। हमारे साथ मेजर गौरव आर्या हैं, वो भी डिफेंस एनालिस्ट हैं, वो दिल्ली से हमारे साथ इस कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। हमारे साथ प्रेम शुक्ला हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, और राजीव त्यागी हैं, वो कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं। और हम उम्मीद करते हैं कि आज इस विषय पर केवल राजनीतिक बयानबाजी नहीं होगी। हम उम्मीद करते हैं कि आज इस विषय को जब हमने उठाया है तो इस देश के लोगों के मन में सेना के प्रति जो सम्मान है, उस सम्मान का ध्यान रखते हुए हम केवल आरोप प्रत्यारोप से बाज आकर इस दिशा में आगे बढ़ने के लिए सोचेंगे कि कैसे सैनिकों की जान बचाई जा सके। इसलिए आज इस एपिसोड में हमने वो घड़ी का सिस्टम हटा दिया है कि आप केवल तय सीमा तक ही अपनी बात रखें। सबसे पहले गौरव आर्या, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। आपको लगता है कि ऐसी जगहों पर जहां कोई जाना भी नहीं चाहेगा, आम आदमी शायद, वहां सैनिक ड्यूटी करने के लिए जाता है। 26 जनवरी 15 अगस्त को तिरंगा तक फहरा रहा है। हमने अभी वीडियो दिखाया जहां इतनी बर्फ पड़ी है, फिर भी वो लोग परेड कर रहे हैं और सलामी दे रहे हैं तिरंगे को। वहां हम अपने सैनिकों को केवल भगवान के भरोसे छोड़ देते हैं और कुछ नहीं देते उनको कि कल को बर्फ का तूफान आ जाए, तुम दब जाओ तो हम ढूंढ भी पाए तुमको वहां से। नहीं, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि सैनिक की ज़िंदगी पे जो हम लोग कीमत लगाते हैं वो बिल्कुल ना के बराबर है। हमने सैनिक के माथे पे एक ठप्पा लगा दिया बलिदान का, और इस बलिदान के ठप्पे के बाद सब कुछ जायज़ है। देखिए, जैसे बर्फीले इलाकों में आपने देखा, ये सियाचिन ग्लेशियर में तो कई सालों से होता आ रहा है, मिड-80s से होता आ रहा है सियाचिन ग्लेशियर में। और हमें ऐसी चीज़ें, आज ऐसे उपकरण हैं, ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो बता दें कि भाई कब ज़्यादा बर्फ़बारी होगी, कब कम होगी, एवलांच कहाँ पे ज़्यादा चांसेस हैं। ये सब हमारे पास, ये सब चीज़ें होनी चाहिए, क्योंकि ये जो जाने गई हैं हमारे 14-15 सैनिकों की, ये बिल्कुल गैर ज़रूरी हैं। इनकी कोई ज़रूरत नहीं थी कि उनकी डेथ होती या वो शहीद होते। कोई वहाँ पे दुश्मन नहीं था। सिर्फ बर्फ़ में इस तरीके से जान ज़ाया जाना, ये बहुत गलत बात है। और हम लोगों को ऐसा इन्वेस्टमेंट करना चाहिए पैसे का कि हमारे पास नई नई इक्विपमेंट आए, क्लोथिंग आए, जिससे लोग बच पाएँ, और जो दब गए हैं बर्फ़ में वो भी आराम से निकाल लिए जाएँ, उनकी जाने न जाएँ। कर्नल सेठ, दुनिया में कई ऐसी व्यवस्था होती है जहां सैनिकों को ऐसे एवलांच की जानकारी पहले से दी जा सके, और दूसरा, कम से कम ऐसे कपड़े या ऐसी सुविधाएं प्रोवाइड की जा सकें कि वो ज्यादा देर तक ऐसी स्थिति में सरवाइव कर सके और उनको ढूंढा आसानी से जा सके। ये जो इंसिडेंट हुआ है गुरेज और सोनामर्ग में, 25 तारीख को इंसिडेंट हुआ था सोनामर्ग में और 26 तारीख को इंसिडेंट हुआ था गुरेज में। गुरेज जो इलाका है वो एक एवलांच प्लोन इलाका है, और एक संस्था है जिसे स्नो एंड एवलांच स्टडी इस्टेब्लिशमेंट के नाम से जाना जाता है। ये एक DRDO लैब है। इस लैब का काम है कि स्नो एंड एवलांच को स्टडी करना और अर्ली वार्निंग सबको देना, बोथ आर्मी और सिविलियंस को भी। इस इंस्टेंस में मेरे ख्याल से 23 तारीख को स्नो एंड एवलांच स्टडी इस्टेब्लिशमेंट ने एक हाई डेंजर वार्निंग इशू की थी, जो कि बोथ डाउन टू डिप्टी कमिश्नर लेवल से लेकर नीचे तक ये सबको, आर्मी को भी ये दी गई थी। बट आपको समझने वाली बात ये है कि हालांकि इन इलाके में जो शमशाबारी रेंज और पीर पंजाल रेंज में जहां आर्मी डिप्लॉयड है, कई एक ऐसे इलाके हैं जो कि एवलांच प्रोन इलाके हैं, और ऐसे इलाके में तो रहना बिल्कुल ज़रूरी नहीं होता। पर लेकिन आर्मी क्योंकि टैक्टिकल रीजंस के वजह से वो इलाके को छोड़ नहीं सकती, तो वो वहाँ डिप्लॉय हो जाती है। और जब भी वहाँ डिप्लॉय होती है और एवलांच वार्निंग आते हैं, तो वो कुछ ना कुछ अपना वहाँ बचाव करके रखते हैं। पर एक चीज़ समझने वाली ये भी है कि एक एवलांच एक नेचुरल डिज़ास्टर है, और इस इलाके में पिछले 3 दिनों में तकरीबन 200 सेंटीमीटर बर्फ़ गिरी है, जो कि काफ़ी हद तक बहुत ज़्यादा है। और जब बर्फ़ इतनी ज़्यादा इकट्ठी हो जाती है तो एवलांच का अंदेशा बढ़ जाता है, और एवलांच एक ऐसा नेचुरल डिज़ास्टर है जो कि तकरीबन 150 किलोमीटर की स्पीड से और 7-8 टन पर स्क्वायर इंच के प्रेशर से नीचे आता है।
एवलांच तकरीबन 5 या 6 सेकंड के अंदर 70 से 80 किलोमीटर की स्पीड पकड़ लेता है। अब आप सवाल ये भी पूछेंगे कि एवलांच वार्निंग है और आर्मी वहां डिप्लॉयड है जहां एवलांच पाथ है, तो आर्मी रहती क्यों है, खाली क्यों नहीं करती? हाँ। तो जो बेसिक टैक्टिक्स ये है कि जब भी मौसम खराब होता है, दुश्मन खराब मौसम का फायदा उठा के घुसपैठ करने की कोशिश करता है। तो ये अनिवार्य है कि जब भी मौसम खराब हो, आर्मी को ज्यादा स्थिर होना चाहिए और ज्यादा अलर्ट होना चाहिए। सर मैं आपकी बात से सहमत हूं। इस वजह से वो उन इलाकों सर मैं आपकी बात से सहमत हूं कि वहां से जगह को छोड़ के आया नहीं जा सकता, पर इसका मतलब ये तो नहीं है मेजर गौरव आर्या कि वहां पे अपने जवानों को मरने के लिए छोड़ दिया जाए और उनके पास ऐसी व्यवस्था भी ना हो कि एवलांच आ गया, बर्फ में दब गए तो उनको ढूंढने में 10-10 दिन लग जाए हमको। नहीं, बिल्कुल आपकी बात ठीक है, क्योंकि देखिए जो कर्नल साहब ने बोला बिल्कुल ठीक है कि हम लोग वो जगह छोड़ नहीं सकते और छोड़नी भी नहीं चाहिए। लेकिन आपकी बात इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये जो सोल्जर दब गए उनको ढूंढने की कोई व्यवस्था नहीं है, अंदर ही कोई मर गया दब के, और ये सब चीज़ें लगातार होती आ रही हैं और इनके ऊपर सोचना बहुत ज़रूरी है। और क्योंकि ये देखिए ये हर साल का मामला है, कोई एक बार मामला नहीं कि कुछ लोग डेथ हो गई और मामला ख़त्म हो गया, ये हर साल होएगा। जब भी बर्फ़ गिरेगी ऐसा होगा, तो हमारे पास ऐसे पुख्ता इलाज होने चाहिए कि इन सब चीज़ों को हम कंट्रोल कर सकें और अपने सैनिकों की जान बचा सकें। तो प्रेम शुक्ला, हम कुदरत के आगे हर बार हाथ जोड़ देंगे और ये कहेंगे कि भगवान की मर्जी थी। युद्ध में तो जवान जान गंवाता ही गंवाता है, बर्फ़ पड़ जाए तो भी जान गंवाए, बारिश आ जाए तो भी जान गंवाए, भूकंप आ जाए तो भी जान गंवाए, बाढ़ आ जाए तो भी जवान ही जान गंवाए, और हमारे पास कोई व्यवस्था ना हो सिवाय बाद में ये कहने कि हमने उसको शहीद कहा है। नहीं, सबसे पहले मैं जिन लोगों को वीरगति प्राप्त हुई है उन सबको जो है उनकी आत्मा को शांति मिले, इसके लिए प्रार्थना करूँगा। सबसे बड़ा संकट ये है कि एवलांच का जो है जहाँ भी, जैसे इटली में भी पिछले 15 दिन पहले इटली में भी इस तरह का एवलांच आया, यूरोपियन कंट्रीज में भी आता रहा। वार्निंग सिस्टम के अलावा अभी एवलांच में कंप्लीटली कैसे बचा, सफोकेशन से कैसे बचाया जा सके, इस तरह की टेक्नोलॉजी वर्ल्ड वाइड मौजूद भी है क्या, इस बारे में मुझे मेरे पास कोई जानकारी नहीं है। कि चूंकि सबसे बड़ा जो डेथ का जो सबसे बड़ा कॉज होता है वो ये होता है कि आप स्नो के नीचे जब दब गए हैं और आपको सफोकेशन के कारण, तो सफोकेशन से कैसे बचा जाए, इस संदर्भ में क्या दुनिया में कहीं टेक्नोलॉजी अवेलेबल भी है क्या, इस बारे में मेरी जानकारी बहुत कम है। इस बारे में हमारे सेना के वरिष्ठ अधिकारी बैठे हैं, इनके पास जानकारी होगी। वार्निंग सिस्टम तो आप आदरणीय बता ही रहे हैं कि SAAC ने जो है 3 दिन पहले ही इसकी वार्निंग दी थी। वार्निंग के बावजूद जो है हमारी एक मजबूरी थी, सैनिकों को टैक्टिकली वहाँ रहना पड़ा। क्या इस तरह की चीजें, इक्विपमेंट दुनिया में मौजूद हैं? यदि मौजूद हैं तो निश्चित तौर पर हमारे सैनिकों को वो उपलब्ध कराए जाने चाहिए। राजीव त्यागी, हम तो फोन के सिग्नल तक मुहैया नहीं करा पा रहे हैं, दुनिया की टेक्निक तो भूल जाएं। जहां से कम कोई सैनिक के साथ ऐसी स्थिति में है तो वो एक मैसेज ही अलर्ट कर सके कि मैं कहाँ हूँ, किस जगह पे हूँ, या सैटेलाइट के थ्रू हम उसको ट्रैक कर सकें। देखिए, सैनिकों को अपनी श्रद्धांजलि देते हुए और उनके परिवारों से उनकी पीड़ा में अपने आप को संबद्ध करते हुए मैं 2-3 बात कहना चाहूँगा। रोहित जी, जी न्यूज़ को साधुवाद, जो हमेशा देश प्रेम के जितने भी विषय होते हैं उनको उठाता है और उनको बखूबी लोगों के सामने रखता है। देखिए, ये निश्चित रूप से प्राकृतिक है, इसमें कहीं भी कोई किसी राजनीतिक दल की बहुत बड़ी जिम्मेदारी आप तय नहीं कर सकते या किसी और व्यक्ति की जिम्मेदारी तय नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, कुछ चीज़ें हम बेहतर और तरीके से कर सकते हैं, जैसे बहुत अच्छे इक्विपमेंट्स हम इंपोर्ट कर सकते हैं। जो हमारा रक्षा बजट है उसको हम बढ़ा सकते हैं। कैबिनेट के जो अपनी पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी है उसका कहना ये है कि जितनी हमारी GDP है, अगर 140 लाख करोड़ की GDP है, उसका 3% हमको रक्षा बजट करना चाहिए, जो अभी पीछे पार्लियामेंट। त्यागी जी, आवाज़ नहीं आ रही है आपकी, शायद तकनीकी खामी है, कुछ सिग्नल वीक हुआ है। हम वापस आते हैं आपके पास। गौरव आर्या, दुनिया में कहीं ऐसी टेक्निक्स अवेलेबल हैं जहां से कम आप अलर्ट कर सकें कि आप बर्फ में हैं, आप दब गए हैं, आपको सैटेलाइट के जरिए ट्रैक किया जा सके, आपको ढूंढने में 10 दिन ना लगे, 12 दिन ना लगे, और आपके जिंदा रहने की पूरी संभावनाएं खत्म ना हो जाए? नहीं, बिल्कुल रोहित जी, ऐसी टेक्निक्स हैं और ये माउंटेनियर्स दुनिया भर में यूज़ करते हैं, जो कि हिमालय पे चढ़ते हैं, एवरेस्ट पे चढ़ते हैं, K2 पे चढ़ते हैं, उनके पास ऐसा होता है। ये छोटा सा डेजिग्नेटर टाइप का होता है, पेन जैसा, जिसको आप अपने कपड़ों के अंदर रख के, बैटरी ऑपरेटेड होता है, और जैसे ही ऐसा लगे एवलांच तो उसको एक्टिवेट कर दिया जाता है और उससे सिग्नल जाते रहते हैं
जिससे पता लग जाता है कि हमारा जो साथी है वो कहाँ पे दबा हुआ है। ऐसी टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, वो हम लोग इस्तेमाल नहीं करते, किसी कारणवश हम लोग खरीद के नहीं लाते अपने सैनिकों के लिए, लेकिन ऐसी टेक्नोलॉजी बिल्कुल है और लोग यूज़ करते आए हैं और पिछले आज से नहीं 10-12 सालों से यूज़ करते आए हैं इसको। सेठ साहब, आपसे पूछना चाहता हूँ, कोई वजह दिखती है आपको कि हम ऐसी टेक्निक से इस्तेमाल नहीं करते? कहीं आपको डर हो जाता है कि ट्रैक हो जाएंगे हमारे सैनिक? कहीं ये डर हो जाता है कि रणनीति के तौर पे हम कमज़ोर पड़ जाएंगे अगर हमारे सैनिकों के पास ऐसी कोई ट्रैकिंग डिवाइस होगी तो? या क्या कि राजनीति का दिलचस्पी नहीं है सैनिकों को वो प्रोवाइड करने में सुविधा? एवलांच इलाके में ऑपरेट करने के लिए कई एक ऐसी डिवाइसेस अवेलेबल हैं। सबसे पहले एवलांच इलाके में अगर कोई आदमी रहता है तो वहाँ स्ट्रक्चर्स बना के हम एवलांच उस इलाके से डाइवर्ट कर सकते हैं। ये काफ़ी महंगे स्ट्रक्चर्स होते हैं और तकरीबन जितना भी नॉर्दर्न एरियाज़ में जहाँ आर्मी डिप्लॉयड है, एक एवलांच एटलस बनाई गई है और एक उसका सोल्यूशन दिया गया है कि आप यहाँ स्ट्रक्चर्स बनाएं तो इस इलाके में बचाव हो सकता है। लेकिन ये महंगे बहुत हैं, इसलिए मेरे ख्याल में इस पर कोई एक्शन नहीं हुआ। दूसरी बात, जहाँ तक डिवाइसेस हैं, देयर आर वेरियस डिवाइसेस। एक एवलांच ट्रैकर है, एक छोटा सा डिवाइस, जैसे आर्य साहब ने बोला है, इट्स अ स्मॉल डिवाइस जो हर एक जवान पहनता है, एक छोटा सा सिग्नल देता है। कोई दुश्मन का उसके साथ लेना देना नहीं है क्योंकि वो लोकलाइज सिग्नल है, जिससे अगर आदमी एवलांच के अंदर दब जाता है उसे हम ट्रैक कर सकते हैं। साथ साथ में एवलांच कॉर्ड्स भी होते हैं जो कि हर एक जवान को मुहैया करने चाहिए। बट लेकिन इक्विपमेंट हमारे आर्मी के पास, देयर इज़ अ डेफिशिएंसी ऑफ बुलेट प्रूफ जैकेट्स, हेलमेट्स, जो बेसिक चीज़ है। तो ये हाई एंड डिवाइसेस प्रायोरिटी में नहीं आती। नहीं तो ऐसी कोई वजह नहीं है कि एवलांच इलाके में कोई आदमी या सोल्जर डिप्लॉयड है उसे ये डिवाइसेस पैदा करके हम इनको प्रोवाइड ना कर सके। और ये लोकली मेड है, इंडिया में बनती हैं, लेकिन पैसे की वजह या प्रायोरिटी की वजह से ये सोल्जर्स को नहीं प्रोवाइड की जाती। शुक्ला जी, सुन रहे हैं आप? बड़े सिंपल से तरीके से उन्होंने बता दिया कि हमारी प्रायोरिटी में नहीं आती हैं वो चीजें। नहीं, निश्चित तौर पर नहीं, ये प्रायोरिटी की जानी चाहिए क्योंकि हमारे सैनिकों के प्राणों का मूल्य जो है सबसे अनमोल है। एक सैनिक को तैयार करने में बहुत श्रम जाता है। एक सैनिक जो है वो अपने प्राणों की बलि चढ़ाने के लिए, दुश्मन से लड़ने के लिए वहाँ खड़ा है, तो उसको अच्छे उपकरण मिलने चाहिए, उसको डिफेंस के अच्छे उपकरण मिलने चाहिए और अच्छी असॉल्ट वेपन्स भी उसको मिलना चाहिए। तो मुझे लगता है कि एवलांच, चूंकि 2005 में भी लॉन्च आया, 2012 में पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में भी इस तरह से एवलांच, और वो इलाका जो है एवलांच प्रोन है और वहाँ हमारे सैनिक, हमारी स्थिति है कि वहाँ सैनिकों को अपने उस पोस्ट से हटा नहीं सकते एवलांच वार्निंग के बावजूद। तो उनको बचाने की हमको जो है रक्षात्मक जो भी उत्तम उपकरण उपलब्ध हो उनको उपलब्ध कराया जाना चाहिए। सरकार की प्रतिबद्धता है और सरकार निश्चित तौर पर इन पर विचार करेगी और उपलब्ध कराएगी। सर, आप कह तो रहे हैं, लेकिन ये बातें पहले भी कही होंगी राजीव त्यागी लोगों ने जी। पहले भी सरकारें रही हैं, उनके सामने भी ये सवाल आए होंगे, उन्होंने भी कहा होगा कि हम जल्द उपलब्ध कराएंगे, उन्होंने भी कहा होगा हम प्रतिबद्ध हैं। लेकिन प्रायोरिटी में नहीं आती हैं चीज़ें राजनीतिक पार्टियों की, क्योंकि सरहद पे जब एवलांच आता है सर तो जवान की जान जाती है, नेताओं की नहीं जाती सर। नेताओं के लिए हमारे यहाँ सुरक्षा के लिए पूरा तामझाम लगा दिया जाता है और जवान के लिए एक शब्द हमने रिजर्व रखा है, शहीद हो गया जी। देखिए, इस बात पे बहुत स्पष्ट मैं कहना चाहूँगा रोहित जी, पॉलिटिकल सिस्टम देश में है, इसमें कहीं कोई दुराई नहीं। कांग्रेस पार्टी की सरकार भी रही, अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और सन 47 से लेकर के आज तक देश के प्रत्येक हिस्से में प्रोग्रेस हुई है, सेना के उपकरणों में भी हुई है, इसमें कहीं कोई दुराई नहीं। 2-3 चीज़ मैं नटशेल में कहना चाहूँगा। देखिए, सेना का जो बजट है, उस बजट को मैंने कहा कि पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी कहती है कि उसको करीब करीब जीडीपी का 3% होना चाहिए। उस हिसाब से 4,20,000 करोड़ का बजट बैठता है, जो कि अभी 2,58,589 करोड़ रुपए का है। क्या सरकार इसको बढ़ा पाएगी? सरकार को तय करना होगा कि सरकार किस मद से खर्चे काटेगी और किस तरफ लेके जाएगी, रक्षा बजट में किस तरह से बढ़ोतरी करेगी, ये सरकार को देखना पड़ेगा। क्योंकि आपने शुरू में कहा कि कोई राजनीतिक टिप्पणियां नहीं होनी चाहिए इस विषय पर, और करनी भी नहीं चाहिए इस विषय पर राजनीतिक टिप्पणियां, इसलिए बहुत स्पष्ट मैं बिल्कुल अपनी बात रख रहा हूं। दूसरी बात, सेना का जो पिछली बार का बजट था 2,46,727 करोड़ का था, जिसमें से सेना ने इस्तेमाल किया 2,33,341 करोड़ रुपए।
तो ये जो 12-13 हजार करोड़ रुपए वापस गए हैं, तो इसको अगर बेहतर तरीके से इस्तेमाल किया होता सरकार ने तो शायद हो सकता है कि इस तरह की चीजों को हम ले सकते थे। जैसे कि कैपिटल एक्सपेंडिचर है सेना का, वो 85,894 करोड़ रुपए का था, जिसमें से 13.5% हम लोगों ने सेना ने वापस भेज दिया। तो दिक्कत पता देखिए कहां है, दिक्कत एक पॉलिटिकल सिस्टम में और भी है रोहित जी, जो मैं कहना चाहूंगा साफ गोई से। जब सत्ता पक्ष विपक्ष में होता है और विपक्ष सत्ता पक्ष में होता है, तब उस समय हम आरोप प्रत्यारोप में सेना के उपकरणों की खरीद में लगाते हैं और दलाली के आरोप से लेकर के तरह तरह की चीजें लगती है, उसमें कोर्ट में जाते हैं। फिर उसके बाद हम बहुत अच्छी कंपनीज की, जो विदेशों की कंपनी है, अच्छी कंपनीज है, उनको बैन करने का काम करते हैं। और आज ये स्थिति हो गई है कि हिंदुस्तान ने सबसे बढ़िया कंपनियों को बैन किया हुआ है। तो ये जो चीजें हैं ना, देखिए इस सेना का जो विषय है, मेरा ये मानना है व्यक्तिगत रूप से, और कांग्रेस पार्टी ये मानती है कि इसको राजनीति से हट करके हमको देखना चाहिए। और ये जो बैन की जो प्रक्रिया है, इस बैन की प्रक्रिया में क्या हम बेहतर कंपनियों को और बेहतर कंपनी से डील कर सकते हैं या बैन हटा सकते हैं, ये सरकारों को सोचना होगा और उसमें विपक्ष को कॉन्फिडेंस में लिया जाना चाहिए। भले ही हमारी जब सरकार हो तो हमें भारतीय जनता पार्टी को और विपक्षी दलों को कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तो उसको अन्य विपक्षी दलों को कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए। एक चीज तो इसमें साफ हो गई गौरव आर्या कि नेताओं के भ्रष्टाचार की कीमत जवान अपनी जान देके चुकाता है सरहद पे, और वो भी गोलीबारी में नहीं, बर्फ का तूफान आ जाने में, आंधी आ जाने में, भूकंप आ जाने में, बाढ़ आ जाने में। रोहित जी, मैं एक बात यहाँ पे कहना चाहूँगा कि ये जो जब से बोफोर्स का स्कैम हुआ था तब से 30-35 साल गुजर गए, अब जाके बात हुई है आर्टिलरी गन्स के इंडक्शन की। तो इस स्कैम की वजह से हमारा जो तोपखाना है उसमें कोई नई मीडियम गन या कोई आर्टिलरी गन आई नहीं बोफोर्स कांड की वजह से। तो ऐसा बहुत हुआ है पिछले 30-35 सालों में कि जहाँ पे सेना के पास जो उपकरण आने थे और वो बेसिक जो टेक्नोलॉजी आनी थी जिससे जवान की जान बचे या वो ठीक से लड़ पाए, वो भी नहीं आ पाई। क्या वाकई ऐसा है कि नेताओं के भ्रष्टाचार की कीमत जो है वो जवान ऐसे हादसों में अपनी जान देके गवाता है? सवाल ये कि बर्फ जैसे सिस्टम का दिल क्यों नहीं पिघला पा रही हमारे जवानों की आए दिन हो रही शहादत भी। एक बार फिर बर्फीले तूफान ने इस देश के कई जवानों की जान ले ली है, और हम ये सवाल उठा रहे हैं कि आज तक हम ऐसा सिस्टम क्यों डेवलप नहीं कर पाए जो कम से कम जवानों को इतनी सुविधा दे देता कि वो 10-10 दिन, 12-12 दिन, 15-15 दिन बर्फ में दबने के बाद जान गंवाने को मजबूर ना होते। प्रेम शुक्ला हमारे साथ हैं, बीजेपी से हैं, राजीव त्यागी हमारे साथ हैं, कांग्रेस से हैं, मेजर गौरव आर्या हमारे साथ हैं, डिफेंस एनालिस्ट हैं, कर्नल आर सेठ हमारे साथ हैं, वो भी डिफेंस एनालिस्ट हैं। सेठ साहब, अभी मुझे किसी ने एक संदेश भेजा है, वो कोस्ट गार्ड में काम करते हैं, और उन्होंने बताया कि कैसे समुद्र के बीचों बीच रहते हुए भी जो लोग वहाँ तैनात रहते हैं उनके पास डिस्ट्रेस बटन की सुविधा रहती है, जो कई बार ऑटोमेटिकली एक्टिवेट होता है हादसे की स्थिति में अगर कोई ना भी कर पाए तो। इसके अलावा इमरजेंसी पोजीशन इंडिकेटिंग रेडियो बेकन की भी उन्होंने बात कही है। हम ऐसी सुविधाएं क्या केवल आज तक इसलिए नहीं ला पाए क्योंकि हमारे राजनीतिक सिस्टम ने नहीं चाहा, हमारे नेताओं का दिल नहीं पिघलता इसलिए? मैं जैसे आपको पहले भी बता रहा था, ये जो सिस्टम्स हैं, एवलांच ट्रैकर, एवलांच कॉर्ड, एवलांच बैग्स, ये अवेलेबल है इस देश में। पर क्या है, हमारे जो प्रोक्योरमेंट सिस्टम है उसमें क्या है, दीज डोंट फिगर इन प्रायोरिटी। अब मैं आपको उदाहरण देता हूं, जो बेसिक एवलांच की तो बहुत बात की बात है, बेसिक इक्विपमेंट लाइक बुलेट प्रूफ जैकेट, जिससे एक जवान अपनी जान बचा सकता है और कई एक जवान इसकी अगर होते उनके पास उनकी जान बच जाती। दीज आर नॉट अवेलेबल। द आर्मी इज नॉट प्रोक्योरिंग दीज बिकॉज बेसिक रीजन यही है कि जो हमारा जो प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर है वो इतना रेड टेप में धसा हुआ है। जो डिफेंस प्रोक्योरमेंट मैन्यूअल है वो तकरीबन इतनी मोटी मैन्यूअल है, और जब तक आप उसको प्रोसीजर आप पूरा करेंगे वो आइटम का जो है वैलिडिटी खत्म हो जाती है। और यही एक वजह है जो कि अगर डिफेंस बजट, किसी ने कहा था कि डिफेंस बजट अवेलेबल है पर लेकिन वापस किया जाता है, ये वापस इसलिए किया जाता है क्योंकि प्रोसीजर्स आर कॉम्प्लिकेटेड, और ये सिर्फ कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर्स है आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के लिए। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर डीआरडीओ भी आता है। अगर डीआरडीओ को कोई सामान लेना होता है उनको फटाफट 15 या 20 दिन में वो प्रोक्योर कर सकते हैं अंडर द सेम मिनिस्ट्री।
अगर एक मंत्री को 20 लाख की गाड़ी खरीदनी हो, मेरे ख्याल 3 महीने भी नहीं लगेंगे, उनको 10 दिन के अंदर वो खरीद सकते हैं। इट इज द सेम कंट्री, सेम फाइनेंशियल रूल्स। लेकिन जब तक आर्मी, नेवी और एयरफोर्स का सवाल होता है, प्रोसीजर्स इतने लंबे किए जाते हैं कि वी कैन नॉट बाय दीज प्रोडक्ट्स, और ये ज्यादा महंगे नहीं होते। An avalanche cord will not cost more than 500 rupees. An avalanche airbag is not more than 10,000 rupees. An avalanche tracker जो आप बोल रहे हैं, एक छोटा सा डिवाइस होता है, एक छोटा सा बीकन एक्टिवेट होता है उसमें। आप मैन्युअली भी कर सकते हैं, या एवलांच अगर आता है तो वो ऑटोमेटिकली भी एक्टिवेट हो जाता है। एक मोबाइल फोन जितना वो होता है, और वो गले में हम टांग के एवलांच इलाके में जवानों को हम पहनाते हैं। उसका टोटल वैल्यू जो होगा नॉट मोर देन 6 to 7,000 रुपीज है। पर लेकिन ये प्रायोरिटी नहीं है। और ओवर द इयर्स, मैं आपको सिंपल, और आर्या साहब ने आर्टिलरी गन की कहानी सुनाई। मैं आपको बताऊं, मैं एक आर्टिलरी ऑफिसर हूं। मैं 1980 में कमीशन हुआ था। उस टाइम हमने ट्रायल शुरू किए थे एसपी गन के लिए, ट्रैक्ट आर्टिलरी गन। आज इट इज 46 ईयर्स, अभी तक वो गन ना तो आई है ना होराइजन में है। तो दिस इज द प्रायोरिटी वी आर गिविंग टू आवर डिफेंस, एंड दिस इज द प्रायोरिटी हम अपने जवानों को हम दे रहे हैं। क्योंकि द प्रॉब्लम इज कि जितने भी ये पॉलिटिशियंस हैं और सिविलियंस हैं, उनको जो जवान की लाइफ है उसकी वैल्यू नहीं उनको महसूस होती है। वी हैव नो वैल्यू फॉर ह्यूमन लाइफ। जब तक ये हम सबको सेंसिटाइज नहीं कर सकते, तब तक हम अपनी आर्मी को करेक्टली इक्विप नहीं कर पाएंगे, और उनका जो सिंपल 10-20 हजार रुपए के छोटे छोटे डिवाइस लेके इनकी जान बचाने का जो साधन है, नहीं पैदा कर सकेंगे। राजीव त्यागी, बर्फ तो फिर भी पिघल जाती है सर, नेताओं के दिल नहीं पिघलते क्या, इतना देख के भी और सुन के भी? नहीं, बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। देखिए, मैंने पूरी डिबेट जो अब तक की है बिल्कुल नॉन पॉलिटिकल व्यक्ति के हैसियत से की है, और अभी भी आगे भी वादा करता हूं कि कोई पॉलिटिकल वक्तव्य नहीं करूंगा। जिसको कि अभी जो आपके सज्जन बैठे हैं डिफेंस एक्सपर्ट, उन्होंने भी तायद किया कि मैंने जो बातें की हैं वो कहीं ना कहीं लाल फीताशाही पर रेड टेपिस में फंसी हुई है। ये देखिए, मैंने एक उदाहरण दिया था, उसमें एक उदाहरण और देता हूँ। जो रिवेन्यू एलोकेशन था सेना के बजट का, वो 1,32,540 करोड़ का था, जिसमें से 6,732 करोड़ रुपए वापस गए। तो ये चीज़ तो डिफेंस मिनिस्टर को लगातार देखनी होंगी। पिछले 3 बजट से हम देख रहे हैं कि डिफेंस बजट का 8.5% से लेके 13.5% तक सरकार को वापस मिल जाता है, वो खर्च ही नहीं होता है, जो कि कुल मिलाकर के कैपिटल एक्सपेंडिचर से लेकर डिफेंस के और अन्य मदों में खर्च होना होता है। अगर ये लाल फीतेशाही दूर हो, आरोप प्रत्यारोप दूर हो, क्यों ना सरकार और सारे जितने भी विपक्षी दल हैं सब बैठ करके कमेटी का गठन करें कि साहब जितना भी प्रोक्योरमेंट होगा वो प्रोक्योरमेंट इस तरह से होगा, ये कमेटी कहना उसको प्रोक्योर करेगी। क्योंकि ट्रांसपेरेंसी, मैं नहीं कह रहा कि भाई 100% भ्रष्टाचार मिट जाएगा, लेकिन ट्रांसपेरेंसी जितनी बेहतर होगी, रेड टेपिज्म जितना बेहतर कम होगा सेना के मामलों में, उतना ही हम बेहतर तरीके से सेना को सुविधाएं दे पाएंगे, सेना को बेहतर इक्विपमेंट दे पाएंगे। क्योंकि देखिए, ये तो निश्चित है कि देश की जो सेना वो 3रे नंबर की सबसे बड़ी सेना है पूरे विश्व में, और 4थे नंबर की सबसे ताकतवर सेना है पूरे विश्व में, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। और हमारी सेना आज इजराइल की सेना से भी बेहतर सेना के रूप में जानी जाती है। अब बात आती है कि किस तरह से ये सब चीजें दूर हों। वो दूर जब होंगी जब नेता या पॉलिटिकल पार्टीज के सब लोग साथ बैठ करके इन विषयों पे बहस मुसाहिबा करेंगे, मशवरा करेंगे, और निश्चित रूप से राजनीतिक दल जितने भी हैं वो अपने आप को राजनीतिक हितों से छोड़ सुनने में तो बड़ी अच्छी लगती है, और ऊपर उठ के बात करें। त्यागी जी, आप जो कह रहे हैं वो सुनने में बड़ा अच्छा लगता है कि ऊपर उठ के बात करेंगे, पर कितना उठते हैं उसका उदाहरण आपने अभी सुन लिया। 46 साल से जिस गन का ट्रायल हो रहा था वो अभी कहीं दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रही। मैं प्रेम शुक्ला आपके पास आना चाहता था, लेकिन उसके पहले गौरव आर्य आप ही से पूछ लेता हूं, बजट ज्यादा इंपॉर्टेंट है सर, या एक नेता की नीयत वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है? और वो नीयत 70 साल में, 60 साल में, 50 साल में आपने कितनी देखी है? बतौर फौजी आप बताइएगा आज। देखिए साहब, मैं तो ये कहता हूं कि सबसे बड़ी बात नीयत होती है। बजट तो बढ़ता घटता रहता है, और हमें भी समझ में आता है कि जिस तरीके से हमारा मुल्क तरक्की कर रहा है, शायद हम वो इक्विपमेंट अफोर्ड ना कर पाएँ जो अमेरिका के पास है, इंग्लैंड के पास है, और हमारी चाह भी नहीं है। लेकिन नीयत नेताओं की और ब्यूरोक्रेट्स की खराब है। इन्होंने कभी फौज को या मिलिट्री सर्विसेज को प्रायोरिटी नहीं दी, और
एक जवान के बलिदान को बहुत सस्ता समझते हैं, क्योंकि ये इनसे हज़ारों किलोमीटर दूर कहीं बॉर्डर पे होता है, इनको फ़र्क नहीं पड़ता, ना इनके वोट बैंक को फ़र्क पड़ता है, ना इनकी राजनीति को फ़र्क पड़ता है। तो इसकी वजह से जवान सफ़र करता है। अब बोलिए शुक्ला जी, बुरा लग रहा है सुन के? निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि डिफेंस के प्रोक्योरमेंट में पारदर्शिता होनी चाहिए और गति मिलनी चाहिए, क्योंकि आप जो है जब धीमी गति से प्रोक्योरमेंट करेंगे, जैसा आदरणीय सेठ जी ने कहा, कई बार हम इक्विपमेंट जब मैनुअल इतना बड़ा है कि प्रोक्योर करने तक पता लगता है कि वो इक्विपमेंट ही आउटडेटेड हो गया, तो लाल फीताशाही मुक्त होना। जो आदरणीय मनोहर पर्रिकर जी ने डिफेंस मिनिस्ट्री का चार्ज संभालने के बाद डिफेंस प्रोक्योरमेंट में तेजी लाने का पूरा प्रयास किया। रफाले डील आपको ध्यान ही होगा कितने दिनों से लटका पड़ा हुआ था। रफाले डील न केवल डील को उसकी जो प्राइसेस थी उसको कंट्रोल किया गया, बल्कि उसको उपलब्ध कराने की प्रक्रिया को में भी तीव्रता लाई गई। बीच के जैसे आदरणीय त्यागी जी बार बार कह रहे हैं, मैं राजनीति की चर्चा नहीं कर रहा हूं, लेकिन कर राजनीति रहे हैं। 2004 से 2014 तक आपकी क्या स्थिति थी और 2014 से 2017 तक क्या स्थिति है, दोनों का तुलनात्मक अध्ययन आप कर लें तो आपके ध्यान में आएगा कि डिफेंस के प्रोक्योरमेंट में स्पीड आई है, पारदर्शिता में बेहतरी हुई है। तो जो जवान खड़ा है वहां, जवान की पीड़ा जब तक महसूस डिफेंस मिनिस्टर नहीं करेगा, प्राइम मिनिस्टर नहीं करेगा, हमारा ब्यूरोक्रेट जब तक उसको महसूस नहीं करेगा, तब तक इस समस्या का समग्र समाधान नहीं हो पाएगा। प्रधानमंत्री जी भी इसके प्रति संवेदनशील है, आदरणीय रक्षा मंत्री जी संवेदनशील है, और मुझे लगता है कि जो प्रोक्योरमेंट की जो बाधाएं हैं वो दूर कर जो आवश्यक सुविधाएं हैं वो सैनिकों को मिलने के प्रति सरकार सुनिश्चित रहेगी। जवान के प्रति संवेदनशील होने का मतलब क्या है? वहां जाके दिवाली मना लेना उसके साथ? तो फिल्म स्टार तो हर दिवाली मनाते हैं, नहीं, जवान का संवेदनशील मतलब होता है उसको कवच मिलना चाहिए, उसको डिफेंस का बेस्ट जो है उसके पास इक्विपमेंट होने चाहिए और बेस्ट असॉल्ट वेपन्स होने चाहिए। सर बाकी उसकी संवेदना सबसे बड़ी यही है। बाकी सब छोड़िए सर, कल का अखबार पढ़िए ना, उनको उनकी बहादुरी के मेडल तक नहीं मिल रहे सर, नकली खरीद के रखने पड़ रहे हैं उनको, ताकि लोगों को साबित कर सकें कि वाकई मुझे मिला है। कहेंगे तो मैं भेज दूंगा आपको कल का अखबार। नहीं, ये आप कह रहे हैं हम संवेदनशील हैं, तो दुर्भाग्यपूर्ण, हमारी संवेदनशीलता बेहतर हुई, आप कह रहे हैं सर। अगर किसी जवान के साथ ऐसा हो रहा है तो दुर्भाग्यपूर्ण है, और सरकार उसके ऐसी गलतियों को दोहराई ना जाए इसका जो है पूरा ख्याल रखेगी और शौर्य का पूरा सम्मान रहेगा इस देश में। मैं एक चीज पूछना चाहता हूं त्यागी जी, फिर से वापस आपके पास आ रहा हूं। हालांकि मेरे दोनों एक्सपर्ट अपना अपना काम छोड़ के बैठे हैं, वो किसी को रिप्रेजेंट करने नहीं आए पार्टी को। आप लोगों को बुरा नहीं लगता सर, 2 फौजी अफसर बैठे हैं सर, और वो पिछले 1 घंटे से लगातार आपको ये बता रहे हैं कि इस देश के पॉलिटिकल सिस्टम की नीयत नहीं है, इस देश के पॉलिटिकल सिस्टम ने कभी एम्पैथाइज नहीं किया एवलांच में मरने वाले फौजी के साथ। इस देश के पॉलिटिकल सिस्टम को केवल उसी दिन तड़प होती है जब संसद के बाहर आतंकवादी पहुंच जाता है और उनको लगता है कि हाय मुझे गोली ना लग जाए, उसके अलावा वो कभी महसूस नहीं करते। मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत नहीं, मैं आपकी बात से कतई सहमत नहीं हूँ, 100% सहमत नहीं हूँ। जिस तरह से आप पॉलिटिकल सिस्टम पे बहुत अटैक कर रहे हैं, तो शायद आपकी मंशा होगी कि फौज देखा जाए, देश तो वो अगर होगा तो देखा जाएगा। अगर फौज भी शासन करती है तो पॉलिटिकल सिस्टम से हो सकता है बेहतर शासन दे दे। त्यागी जी, आप भी जानते हैं मेरी कोई ऐसी मंशा नहीं है कि फौज शासन कर ले देश में। सर आप भी जानते हैं मेरी कोई ऐसी मंशा नहीं है कि फौज शासन कर ले। जो रोहित जी आपके शब्द है ना, लोकतंत्र में रहता हूं ना सर, मैं जिस लोकतंत्र में रहता हूं वहां एक फौजी को भी अधिकार है सर कि वो अपनी तकलीफ बताए आप लोगों से। बीच में बोलिए मत, वोट वो भी देता है सर, चिट्ठी के जरिए वोट भेजता है सर। बोलिए मत। देश का जो पॉलिटिकल सिस्टम है, देश का जो पॉलिटिकल सिस्टम है, जो प्रजातांत्रिक ढांचा है, सबसे बेहतर ढांचा है। कुछ नेता गलत हो सकते हैं, पूरा पॉलिटिकल सिस्टम करप्ट नहीं है, पूरा पॉलिटिकल लोकबाग गलत नहीं है देश के। और मैं ये कह सकता हूं कि 99% पॉलिटिकल लोकबाग देश के बेहतर व्यवस्था करते हैं, बेहतर काम करते हैं और सुबह शाम कहीं ना कहीं राजनीतिक रूप से और सामाजिक रूप से सेवा करने का काम करते हैं। देश में ट्रेंड हो गया हालांकि कि नेता को गाली दीजिए और अपना उल्लू सीधा करिए, ये चल गया है देश में ट्रेंड। अब मैं इस मूल मुद्दे पर आ जाता हूं। मूल मुद्दे पर जो मित्र ने कहा कि मैं राजनीति कर रहा हूं, जितने भी आपके सम्मानित व्यूअर्स हैं वो सुन ले कि मैंने अभी तक कोई राजनीति नहीं की, लेकिन मैं कहूंगा कि राजनीतिक इच्छा शक्ति सबसे महत्वपूर्ण होती है। सर्जिकल स्ट्राइक के बाद से देश में अब तक 34 जवान शहीद हो चुके हैं और 39 सिविलियन शहीद हो चुके हैं। 300 बार पाकिस्तान सीमाओं का अतिक्रमण कर चुका है। तो उसमें तो अवलांच नहीं आया था, उसमें तो कोई प्राकृतिक हादसा नहीं हुआ था। दूसरी बात जो बहुत महत्वपूर्ण मैं कहने चाह रहा हूं, सेना के परिप्रेक्ष्य में 30 सितंबर 2016 को मोदी सरकार ने डिसेबिलिटी पेंशन को कम करने की
कम कर दिया, डिसेबिलिटी पेंशन को कम कर दिया सेना की। जो जवान आपकी सेवा करते हुए जिसका हाथ टूट गया या कट गया, पैर कट गया, उसकी पेंशन यदि आप सरकार कम कर रही है तो सरकार की नीयत समझ आती है। मनोहर पर्रिकर जी पब्लिक प्रोग्राम्स में सोते हुए पाए जाते हैं, जिसका रक्षा मंत्री सो जाए और बाहर से आए विदेशी मेहमान के उसमें सो जाए। तो मैं ये राजनीतिक टिप्पणी नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ बता रहा हूं कि वास्तविकता क्या है। लास्ट सेंटेंस और कहना चाहूंगा, मैं एक बार फिर लास्ट सेंटेंस और कहना चाहूंगा, मैं आपको फिर वापस ला रहा हूं यार, लास्ट सेंटेंस कहना चाहूंगा सर, मैं काट के ला रहा हूं राजीव जी, अब सर, मैं काट के ला रहा हूं, राजनीति का आप डिरेल कर रहे हैं चीजों को। जवाब सुन ले। आप पहले अपने डिफेंस में इस हद तक चले गए सर, आप पहले अपने डिफेंस में इस हद तक चले गए सर, बोफोर्स भूल के कि मैं इस देश में फौजी राज करवाना चाहता हूं, लेकिन आपने उस फौजी की बात को कतई तवज्जो नहीं दी जो आपको बार बार कह रहा है पिछले 1 घंटे से कि इस देश में नियत का अभाव है। नीति तो फिर भी ठीक हो जाती है, नियत पहले लाइए। गौरव आर्या, जल्दी से मैं आपसे कमेंट चाहता हूं त्यागी जी की बात पर। अगर फौजी लोकतंत्र में वोट डालने का अधिकार रखने के बावजूद अपनी जान की सलामती के लिए मांग कर ले, तो क्या वो देश पे राज करना चाहता है? वो तख्ता पलट करना चाहता है? ये हालत है इस देश के नेताओं की। त्यागी जी, आप कहां जा रहे थे आपको भी पता है, मैंने इसलिए आपको काटा क्योंकि आप मुद्दे की बात छोड़ के कहीं और जा रहे थे। सर, मैं आपको पॉलिटिकल पॉइंट स्कोर करने का आज मौका नहीं दूंगा क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप हमारे देश के जवानों की लाशों पे अपनी राजनीतिक रोटियां सेकें। प्लीज गौरव बोलिए। मैं कहां कर रहा हूं? नहीं रोहित जी, मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि देखिए, जो फौज की इन्होंने बात करी कि फौज राज करना चाहती है, आज तक 70 साल हो गए देश को आज़ाद हुए, 70 साल होने वाले हैं, आज तक एक भी मौका आया जहां पे किसी फौजी ने, रिटायर्ड फौजी ने ही सही, कोई ऐसा बयान दिया हो हमें राज करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, ना हमारी इसमें एक्सपर्टीज है। हम ये चाहते हैं कि हमारा जो काम है देश की रक्षा करना, वो हमें वो काम करने के लिए जो भी सुविधाएं हमें चाहिए, जो भी हथियार चाहिए, देश अपने बजट के हिसाब से वो मुहैया करवा दे। जो ब्यूरोक्रेटिक रेड टेप है उसको जो नेतागण हैं, क्योंकि हम तो हटा नहीं सकते, जो ब्यूरोक्रेट्स हैं वो तो नेताओं के अंडर आते हैं, वो उनको हटा दें और हमें ऐसा साजो सामान मिल जाए, ऐसे हथियार मिल जाए कि हम बखूबी देश की रक्षा कर सकें। इसमें देश पे राज करने वाली, हम सेवा करते हैं सर, राज तो ये लोग करते हैं खादीधारी, हम तो सेवा करने वाले लोग हैं। प्रेम शुक्ला, लास्ट कमेंट चाह रहा हूं, क्या रक्षा मंत्री तक ये बातें जाएंगी जो आज हम यहां पे कर रहे हैं? क्या वो इस पे कोई कार्रवाई करेंगे? मंत्री जी बहुत ही संवेदनशील व्यक्तित्व हैं। निश्चित तौर पर रक्षा मंत्री जी और प्रधानमंत्री जी बेहद संवेदनशील, और देश के जो जवान सीमा पर अपने प्राणों की बलि देने के लिए खड़े होकर देश की रक्षा कर रहे हैं, ऐसे लोगों को हर तरह की सुविधा मुहैया कराना ये सरकार की प्रतिबद्धता और प्राथमिकता होगी, रहेगी और है। उम्मीद करते हैं सर केवल भाषण में नहीं रहेगी, जमीन पे दिखाई देगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप चारों का आज ताल ठोके का हिस्सा बनने के लिए। राजीव जी, आप बोलना चाह रहे हैं लेकिन समय खत्म हो गया, माफी चाहता हूं, लेकिन ये जाते जाते उम्मीद करते हुए कि सरकार के कानों तक ये आवाज़ें पहुंचेंगी, जो हमारे देश के पूर्व फौजी अफसर बता रहे हैं, उस अनुभव का सरकार फायदा उठाएगी, उन खामियों को दूर करेगी। 500 रुपये से लेकर 10,000 रुपये तक के केवल वो सामान है, जैसा सेठ साहब बता रहे थे। कम से कम वो हमारे सैनिकों को मुहैया होंगे, विदेश से नहीं मंगाने, अपने देश के बाजारों में मिलते हैं। आपको पता तो लगेगा अगर बर्फीला तूफान आया तो आपका सैनिक कहाँ दबा है, उसकी जान चली जाए उससे पहले कम से कम आप उस तक पहुँच तो पाएंगे। इतना तो कम से कम लिहाज किया जाए।